नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के फिजिक्स के प्रश्नों को हम देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, लास्ट प्रश्न वो था दाब का मात्रक क्या है। तो पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा नहीं हो तो वो दाब है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अदिश और सदिश पहचानने के लिए लगभग प्रत्येक वर्ष रहता है ये क्वेश्चन। तो वैसे तो एक कंसेप्ट है इसका जिससे हम पहचान सकते हैं कि परिमाण भी हो और दिशा भी हो, तो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो उसे बोलते हैं अदिश राशि। नाम से स्पष्ट है, अदिश मतलब दिशा नहीं और सदिश मतलब दिशा के साथ। लेकिन कुछ जैसे ट्रिक भी है। सामान्य तौर पे जब आप देखेंगे पहचानने का तरीका, सामान्य तौर पे मैं बोल रहा हूँ, व और ब जिसके पहले रहेगा ना वो सदिश राशि है। मैं फिर से बोलता हूँ, व और ब जिसके पहले रहेगा वो सदिश राशि है। उदाहरण के तौर पे जैसे वल है, ब से वेग है, त्वरण है, तो ये सब सदिश राशि है क्योंकि वह है आया हुआ। लेकिन ये सामान्य नियम नहीं है और ना ही कोई इसका वैज्ञानिक आधार है। ये सिर्फ समझने के लिए, इसके अपवाद भी हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, क्या लिखा मैंने, भार। भार कायदे से तो नहीं होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि व और ब हो तो वो हो जाए, तो सदिश राशि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सदिश राशि है, भार, ध्यान रखना है। उसी तरीके से विद्युत धारा एक अपवाद में आता है। विद्युत धारा में वह है शुरू में, लेकिन फिर भी वो अदिश राशि कहलाता है। तो इस तरीके से बस ध्यान रखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, समान रूप से ये पहचाना जाएगा कि ब और वह हो तो उसे सदिश राशि मतलब ज़्यादातर मामलों में आएगा। हालांकि भार भी सदिश राशि है और विद्युत धारा वह है होते हुए भी वो अदिश राशि है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो प्रतिबल का भी मात्रक होता है, बल का भी मात्रक होता है और दाब का भी मात्रक होता है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति, अच्छा बीमा किसे कहते हैं, जो ऐसा ही मात्रक पर ऊपर में जो घात लगता है ना, स्क्वायर और क्यूब, उसे ही बीमा कहते हैं दरअसल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को, जो बीमा में परिवर्तन आया मतलब घात में जो परिवर्तन आया है और जो पहले वो घात था, उन दोनों में जो परिवर्तन हुआ उसे विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, मतलब उसमें बीमा नहीं होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। जब बीमा नहीं तो मात्रक नहीं, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। तो सिर्फ सही मैं पढ़ देता हूँ। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। सीधी सीधी बात है। इसको पहचानने का तरीका आपको भी पता होगा, विवग्योर याद रहना चाहिए। विवग्योर यहाँ से वी वैलेट जो होता है, यानी बैगनी जो होगा यहाँ पर, ये सबसे ज़्यादा इसका वर्ण विक्षेपण होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किसका, बैगनी का। उसी तरीके से हम देखें रेड का, तो रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। और इसी सीक्वेंस में इसको हम देख सकते हैं विवग्योर से। अच्छा, कभी कभी एक तरीके से ऐसे भी तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछ लेता है घटते हुए क्रम में। तो देखिए एक ट्रिक ये भी है, कई बार हमने टेस्ट सीरीज में देखा है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो वेव का, फिर माइक्रोवेव का, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजुअल लाइट का, फिर अल्ट्रावायलेट किरण का, फिर एक्स रेज और फिर गामा किरण का। तो ये RMI-VUXG इस तरह से ट्रिक के तौर पे याद रख लीजिए। ये घटते हुए क्रम में तरंगदैर्घ्य का ट्रिक है, RMI-VUXG। ये बार बार मैं बोलता रहूँगा जब पर भी आएगा तरंगदैर्घ्य के बारे में, जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो धन आवेशित पूछ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाला। तो धन आवेशित हिस्सा कौन कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। इसी को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों, कैसे पहचान ली, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है, तो नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और ये न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है दोनों नाभिक में होता है, दोनों मिलकर के न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हिंदी में नाभिक कहते हैं। और यही धनावेशित होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में चारों ओर घूमता रहता है। देखिए वही व्याख्या में लिखा हुआ है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। तो न्यूक्लियॉन हो, नाभिक हो, न्यूक्लियस हो, सब वही है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है।
प्रोटॉन मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, प्रोटॉन जो होता है, मैं पेन का यूज कर लेता हूँ। प्रोटॉन एक तरीके से धन यान होता है, मतलब कि ये पॉजिटिव होता है। लेकिन इसके साथ जो एक रहता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, न निगेटिव ही है और ना ही पॉजिटिव है, तो ये एक तरीके से उदासीन होता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षा में घूरता रहता है, वो ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेशित मूल कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित हो जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज महत्वपूर्ण है, याद रखना है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो ध्यान रखना, आपको ईंट पर नाच ऐसे करके तो ट्रिक याद ही होगा। नाच मतलब इसमें जो शब्द है मेन, न से न्यूट्रॉन, अच्छे से चैडविक यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उदरपातन, जिसको अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर का उदाहरण हम ले सकते हैं। कपूर ठोस में होता है, जैसे जलाते हैं तो वो गैस में बदल जाता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करना भी एक तरीके से उदरपातन का ही, मतलब सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, उदरपातन। अच्छा, यहाँ व्याख्या में देखिए, उदरपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। बस इतना ही बात था और कुछ नहीं। कॉस्मिक किरणें, तो कॉस्मिक किरणें क्या होता है? आवेशित कण होता है, आवेशित कण होते हैं कॉस्मिक किरणें। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये भी एक फैक्ट है, ध्यान रखना है। कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। कॉस्मिक किरण हो, प्रकाश की गति लगभग समान होता है। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द को प्रयोग करता है? तो जनरेशन, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रडार का आविष्कारक कौन है? तो रडार के आविष्कारक हैं रॉबर्ट वॉटसन है रडार के आविष्कारक। अच्छा, एक आता है एक्स रे मशीन का। एक तो एक्सरे मशीन के आविष्कारक कौन है? विल्हेम रॉन्टजेन है। 1901 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है भौतिकी का एक्सरे मशीन के आविष्कार करने के लिए। और रडार का भी हमने देख ही दिया, रॉबर्ट वॉटसन। अच्छा, एक आविष्कार मतलब खोज अभी ऊपर भी हमने देखा था। क्या क्या देखा था? ये जेम्स चैडविक थे, किस चीज़ के? न्यूट्रॉन की खोज करता है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज करता है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और है, फिर लिखा हुआ। अच्छा, स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन द्वारा 1935 में पहली प्रायोगिक रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया जाता था। तो कुल मिलाकर स्टोरी है, याद रखने के लिए। तो रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वॉटसन हैं, 1935 में इन्होंने आविष्कार किया था। गॉड पार्टिकल्स है, तो गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसोन, यही तो है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन एक पॉइंट सिर्फ है, उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 2013 में किया गया। तो सत्यापन किया गया था हिग्स बोसोन कण का 2013 में। बस इतना एक खास बात है और कुछ विशेष नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को 1930 में प्राप्त हुआ था। और एक कभी पूछ लेता है कि आइंस्टीन को कब प्राप्त हुआ था? तो 1921 में, यानी 9 साल पहले ही प्राप्त हो गया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि 1930 में सर सीवी रमन को। इतना ही है इसमें, और थोड़ा बहुत और इसमें लिखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जो भारतीय हैं कभी पूछ लेता है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त हुआ था। और सीवी रमन भौतिकी के पहले पुरस्कार प्राप्त करता है भारत में, तो 1930 में प्राप्त हुआ था। अभी हमने देखा था, यही तो क्वेश्चन था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला है 1968 में। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को सबसे पहली बार भारत को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे सीवी रमन थे भारतीय, लेकिन ये उसमें भारत के नागरिक नहीं थे। तो 1983 में मिला है इनको। फर्स्ट ब्लैक हॉर्न की जनसंख्या दी थी। अच्छा, ब्लैक हॉर्न की जनसंख्या, पता नहीं क्या लिखा, मैंने याद नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर सीमा जो है ना, चंद्रशेखर सीमा, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ही दिया था, और इसी कारण 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमृत सेन को अर्थशास्त्र में पहला पुरस्कार भारत को मिला था 1998 में, और कैलाश सत्यार्थी शांति का पुरस्कार के तौर पे, और वी रामकृष्ण रसायन के क्षेत्र में, और अभिजीत बनर्जी तो हाल फिलहाल का 2019 का कहानी है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। जबकि अभी हमने देखा था रडार की खोज किसने किया था?
रडार का खोज रॉबर्ट वाटसन ने, एक्सरे मशीन का खोज विल्हेम रॉन्टजेन ने किया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो 10 मिनट का हो गया है। थैंक यू।